नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज निरंतर जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन कर सके, उसके पश्चात मगध साम्राज्य में जो मौर्य राजवंश की स्थापना होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज तो हम मूलतः जो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा, जो हमने पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिसके तहत मगध साम्राज्य में 3 वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था। हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा हमने, और नंद वंश के बारे में पढ़ा। नंद वंश के पश्चात हमने देखा कि धनानंद अंतिम जो नंद शासक होता है और उसकी जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या करके जो मगध साम्राज्य पे क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। और मगध साम्राज्य पे कौन से राजवंश की स्थापना कर दी जाती है? मौर्य राजवंश की स्थापना कर ली। हाँ, मूलतः हम जो मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य में हमें उसके राज्य प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था, अगर बात की जाए तो कौन कौन से अधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारियों का क्या क्या काम होता, और उसके अलावा ट्रेड यानी व्यापार, किस तरीके से व्यापार व्यवस्था थी, अगर बात की जाए व्यापार है, उद्योग है, किस तरीके से स्थापित है मौर्य साम्राज्य। उन चीज़ों को हम विस्तृत रूप से मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरुआती तौर से पढ़ेंगे। उसके साथ जो अशोक का धम्म है, अशोक के द्वारा जो धम्म विजय का जो उल्लेख किया जाता है, अशोक के स्तंभ लेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उसके स्तंभ लेख कई जगह हमें मिलते हैं, जो बड़े बड़े शिलाओं और पत्थरों पे खुदे हुए, उनमें यानी अशोक के द्वारा जो अपने धम्म का किस तरीके से प्रचार किया जाता है, और अशोक के द्वारा धम्म विजय की नीति अपनाई जाती है। धम्म विजय की युद्धों की बजाय जो धम्म विजय की नीति अपनाई जाती है, यानी कि विचारधारा की जीत। और यही जो धम्म विजय, इसे विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। इसका स्वरूप कैसा था और इसका प्रसार तुम देखोगे। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु जो कई जगह जो विद्वानों को भेजा गया, चाहे किसी बाकी के देशों, चाहे श्रीलंका की तरफ हो, अफगानिस्तान की तरफ हो, कई जगह जो उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो भेजे गए आदमियों को, उनको हम निश्चित रूप से। और मौर्य कला, जो मौर्य कला है, आर्ट जिसे आर्ट कहते हैं, आर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो स्थापत्य आर्किटेक्चर यानी किस तरीके से जो पिलर्स वगैरह और है, जो उन चीज़ों के बारे में हम इस मूल रूप से मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। और मूल रूप से मौर्य साम्राज्य में जो हम चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक है, इन जो महान शासक हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आज हम मौर्य राजवंश की। मौर्य राजवंश के शासकों के द्वारा जो शासन किया गया, उसका जो शासनकाल मूलतः माना जाता है। हालांकि इसमें कई जगह तुम्हें मतभेद भी मिल जाएगा, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग काल निर्धारण किया जाता है। फिर भी मौर्य काल का जो शासन है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर, एक बच्चे ने पूछा था, बोले ये बीसी क्या होता है सर? बीसी शायद मैंने पढ़ाया आपको, आप उस वक्त आए नहीं होंगे। आप जो अपने साथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे ले लीजिए, उनको मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं, जिसमें ये स्पष्ट रूप से जो काल निर्धारण के लिए, समय निर्धारण के लिए जो ईस्वी की पूर्व ये है, इन चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से बताया। जितने भी संवत वगैरह है उनके बारे में मैंने विस्तृत रूप से लिखा है। तो आप एक काम कीजिए कि उनसे ले लेना, आप जो आपके साथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे नोट्स ले लेना। उसमें मैंने बता रखा है, शुरुआती दौर में यही पढ़ाया मैंने, सबसे पहले इतिहास का अध्ययन शुरू किया तब। तो ये मौर्य राजवंश का मूलतः समय काल जो रहता है, समय अवधि रहती है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ तक मौर्य वंश के जो बात की जाए शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। और अब हम आज मूलतः पढ़ेंगे नंद वंश का जब पतन होता है, उसके पश्चात आपने देखा नंद वंश के दौरान ही जब धनानंद शासक होता है, धनानंद जो अंतिम शासक होता है, कहाँ का होता है? धनानंद, ये जो कहाँ का शासक होता है? ये मगध का शासक होता है। और अंतिम जो नंद वंश शासक होता है, इसी के समय हमने अध्ययन किया था कि 326 ईस्वी पूर्व यानी कि सिकंदर का आक्रमण होता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। नंद वंश की अगर बात की जाए, मगध पे उस वक्त आक्रमण नहीं होता, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा है उस पर आक्रमण होता है। और इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों पे क्या हो जाता है? यूनानियों का अधिकार हो जाता है। अब यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो यहाँ छोटे छोटे कई राजतंत्र थे, कई गणतंत्र थे। वो राजतंत्र और गणतंत्र क्या हो जाते? समाप्त हो जाते, और यहाँ यूनानी जो शासकों का शासन हो जाता है। तो इसी दौरान जो उसके पश्चात 323 ईस्वी पूर्व में अचानक से जो सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर उसे ही क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर, इसे ही कहा जाता है। 323 ईस्वी पूर्व में क्या हो जाती है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के पश्चात, सिकंदर की अगर बात की जाए, मृत्यु होने के पश्चात
जो यहाँ इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, पुनः अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। कौन से? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जहाँ यूनानी उसके अधीनस्थ जो थे उनके द्वारा शासन किया जाता था। जो तुम प्रांत पे जो प्रांतदार सूबेदार हैं उनके द्वारा जो उसके किसके थे, वो सूबेदार थे जिसके जो सिकंदर के, यानी सिकंदर के क्षत्रपों के द्वारा जो शासन किया जाता था। अब इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, विद्रोह की स्थितियां पैदा हो जाती है और ये जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाता है और अराजकता फैल जाती है। इस क्षेत्र में जो लोगों की जन भावनाएं जो भड़क उठती है, अगर बात की जाए यूनानी जो विदेशी जो शासन का दास्ता का जो चोला था उसे उतार फेंकने के लिए यहाँ जनता उतावली हो जाती है और जनता के द्वारा जो विदेशी जो दास्ता के चोले को उतार कर फेंकने का निर्णय कर लिया जाता है और विदेशी शासकों के विरुद्ध जो विद्रोह और क्रांति कर दी जाती है। तो इस क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है और जन भावना इसके पक्ष में होती है, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। और उसी दौरान तुम देखो कि मगध साम्राज्य में, जो कल हमने पढ़ा था कि मगध साम्राज्य में जो धनानंद अंतिम शासक होता है जिसके द्वारा जो प्रतिष्ठित पंडित होता है चाणक्य, उसका भी अपमान हर जो बात की जाए, कई जो पुस्तकों में जो धार्मिक पुस्तकें उनमें अलग अलग उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। उसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। इसकी जाति को लेकर भी जो अलग अलग मतभेद देखने को मिलेगा कि जाति से क्या था, शूद्र था कि क्षत्रिय था, इसी को लेकर अलग अलग जो मत प्रतिपादित किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताएंगे, उसके अलावा जो जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी दौरान क्या होता है, पश्चिमोत्तर सीमा में जो अराजकता और अव्यवस्था, जैसे अचानक से किसके सिकंदर की मृत्यु हो जाती, बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु होती 323 ईस्वी पूर्व में। उस अराजकता और अव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए क्या है, जो जनता ने भी जो विद्रोह कर दिया और विदेशी शासकों के विरुद्ध हथियार उठा लिए और ये जो क्रांति का दौर, इस क्रांति कर दी उन्होंने। उस क्रांति का नेतृत्व किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा। और उसी दौरान जो बात की जाए, नंदों का भी जो घृणित शासन था, जनता के द्वारा जो नंद शासकों से भी घृणा की जाती थी। ये परिस्थितियाँ इनके अनुकूल हो जाती। इन अनुकूल परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नेतृत्व किया और यहाँ जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो विदेशी जो क्षत्रप थे उसके अधीनस्थ शासक थे, किसके, जो उसके अलेक्जेंडर के, सिकंदर के थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया और उन क्षेत्रों पे उसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अधिकार करने के पश्चात उसके द्वारा जो मगध साम्राज्य पे अधिकार कर लिया जाता है। हालांकि हमने पढ़ा था कि चाणक्य के द्वारा जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण है उसका अपमान धनानंद अंतिम शासक होता है, कौन, जो नंदवंश का शासक होता है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसका अपमान कर दिया जाता है। तो उसी अपमान के स्वरूप चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो अपनी मस्तिका को तब तक जो नहीं खोलूंगा जब तक मैं नंदवंश को समूल रूप से नष्ट नहीं कर दूंगा। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेते हुए इसके द्वारा क्या अंतिम नंद शासक धनानंद की हत्या करके जो इनके द्वारा नंदवंश को समाप्त कर दिया गया और मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। अब मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय इतिहास में जो बात की जाए, मौर्य साम्राज्य का महत्व अत्यधिक है। अगर बात की जाए तो यहीं से निश्चित रूप से जो भारतीय इतिहास में जो कालक्रम निर्धारण और तिथि का सही अवलोकन और ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है। उससे पहले के तुम इतिहास में देखोगे तो उसमें मतभेद देखने को मिलेगा। यहाँ से निश्चित कालक्रम की शुरुआत हो जाती है। बात की जाए तो पहले तुम देखोगे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे वैदिक काल है, उनके तिथि क्रम को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से निश्चित जो तिथि और समय, जो कालक्रम की शुरुआत होती है भारतीय इतिहास की, जो बात की जाए निश्चित कालक्रम के जो कालक्रम है वो हमें यहाँ से मिलता है। तुम देखोगे कि यूनानी जो लेखक भारत आए थे उनके द्वारा जो बात की जाए सिकंदर के साथ में आते हैं। जो बात की जाए कई जो यूनानी लेखक आते हैं, स्ट्रेबो है, प्लूटो है, ये इनके द्वारा जो उल्लेख किया जाता है। और उसी दौरान बात की जाए यहाँ से हमें जो विदेशियों के साथ भी संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो भारतीय शासकों के। और अब जो तुलनात्मक अध्ययन करने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है। यूनानी ग्रंथों में उल्लेख, यूनानी जो यात्रियों के उल्लेख से हमें भारतीय पहली बार ऐसा सम्राट होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य कि इसके तिथिक्रम का निश्चित ज्ञान हमें होता है। और यूनानी लेखकों के द्वारा, यूनानी ग्रंथों के द्वारा इन साक्ष्य और बाकी अन्य साक्ष्यों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की निश्चित तिथि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
ये जो मौर्य साम्राज्य की बहुत ही मौर्य साम्राज्य का बात की जाए काफ़ी ऐतिहासिक महत्व जो भारतीय इतिहास में रहता है। और पहली बार क्या होता है, विदेशी शासकों के साथ तुम देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया जाता है ना, हेलेना के साथ तुम देखोगे, तो यहीं से विदेशी शासकों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित भारतीय शासकों के द्वारा किए जाने लगते हैं और भारतीय शासकों की प्रतिष्ठा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और विदेशी सत्ता, ये मूल रूप से इसका ये ऐतिहासिक महत्व है कि विदेशी सत्ता यानी जो यूनानियों का शासन था उसको भारत से उखाड़ कर इनके द्वारा फेंक दिया जाता। पश्चिमोत्तर क्षेत्र पहले भारत का ही तो हिस्सा था। अगर तुम बात करो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र पहले भारत का हिस्सा था। उन यूनानियों की यानी विदेशी सत्ता और शासन को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना जो मौर्य शासकों के द्वारा की जाती है। तुम देखोगे अशोक के समय भी मौर्य साम्राज्य कितना विशाल और दीर्घ हो जाता है। और प्राकृतिक सीमा जो हिंदू कुश पर्वत है, ये जो हिंदू कुश पर्वत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ तक जो प्राकृतिक सीमा भारत की यही प्राकृतिक सीमा मानी जाती है। उस प्राकृतिक सीमा को पहली बार मौर्य शासकों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है और ऐतिहासिक महत्व भी रहता है भारतीय इतिहास में अगर बात की जाए तो। और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक शासक भी माना जाता है क्योंकि इसी के समय से क्या होता है, इसी के समय से हमें जो निश्चित तिथि का जो निश्चित कालक्रम का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया जाता है, यानी कि 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन किया जाता है। अब इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें विशेष किसी तरह की जो प्रमाणित जानकारी नहीं मिल पाती कि ये शासक बनने से पहले क्या था, कहाँ था, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती। और यूनानियों के द्वारा विवरण मिलता है हमें। यूनानी जो सिकंदर के साथ आते हैं भारत में, जो सिकंदर के द्वारा आक्रमण किए उसके साथ में आने वाले यूनानी है, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है और एंड्रोकोटस कहा गया। ये स्ट्रेबो एरियन जस्टिन के द्वारा तो सेंड्रोकोटस कहा गया और प्लूटार्क एपियन के द्वारा जो एंड्रोकोटस कहा जाता है। ये जो इसका प्रारंभिक जीवन तो अंधकार में ही रहता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यूनानी लेखकों के द्वारा इसके नाम का उल्लेख सेंड्रोकोटस है या एंड्रोकोटस हमें देखने को मिलता है। लेकिन पहले हमें पता नहीं था जिनके द्वारा यूनानियों के द्वारा इन नामों का जो उल्लेख किया गया वो है कौन। वाकई में वो चंद्रगुप्त मौर्य, इस बात से हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं पता था। उसी दौरान 1793 ईस्वी में जो विलियम जोन्स है, एक यूरोपीय विद्वान के द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया और उसके द्वारा पहली बार पहचान की गई कि ये जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई दूसरा शासक न होकर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ ही जो साम्यता स्थापित की जाती है किसके, विलियम जोन्स के द्वारा 1793 ईस्वी में पहली बार। और ये बताया जाता है, इसको प्रमाणित किया जाता है तथ्यों के साथ कि एंड्रोकोटस कोई दूसरा न होकर जो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। ये इनके द्वारा उल्लेख पहली बार मत प्रतिपादित किया जाता है। और मुद्रा राक्षस में भी चंद्रसेन जो चंद्रगुप्त मौर्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चंद्रश्री भी कहा जाता है, इसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, वर्षाल भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस की जो बात है, मुद्रा राक्षस की रचना में हमें पहली बार ये उल्लेख मिलता है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी, इसके पश्चात हम आगे की क्लास में जो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में जो कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए, धर्म ग्रंथों के द्वारा और यूनानी लेखकों के द्वारा जो अलग अलग बताया, उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मौर्य वंश राजवंश की स्थापना से पूर्व की भारतीय परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में जाना है और आगे हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में क्या पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसके तहत मौर्य साम्राज्य में हम जो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसका प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म, इसका स्वरूप और प्रसार, कला और स्थापत्य, किन परिस्थितियों में मौर्य राजवंश की स्थापना होती है और उन परिस्थितियों में मौर्य राजवंश की स्थापना से पूर्व भारत की कौन सी परिस्थितियाँ होती है और मौर्य साम्राज्य का भारत के लिए क्या ऐतिहासिक महत्व रहता है, क्योंकि यहाँ मौर्य काल से हमें निश्चित रूप से जो तिथिक्रम यानी कालक्रम का ज्ञान होता है और इसमें किसी तरह का विवाद नहीं। इससे पूर्व के तुम इतिहास में देखोगे, वैदिक काल में है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता समय, इसमें काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद रहता है और काफ़ी विवाद हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात विवादास्पद इतिहास खत्म हो जाता है और इस इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का जहाँ से इतिहास शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं होता है। यहाँ से हमें निश्चित तिथिक्रम का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को इसीलिए प्रथम ऐतिहासिक
आंशिक शासक भी कहा जा सकता है। और यहाँ विदेशियों के साथ जो बात की जाए, विदेशियों यूनानियों के साथ जो पहली बार हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। उसके अलावा बात की जाए तो ये जो उस दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने से पूर्व जो यूनानियों का पश्चिम उत्तर क्षेत्र में शासक था, मगध पर नंद वंशों का शासन था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। धनानंद है उसको जो पराजित करके, जो इसकी हत्या करके जो मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है, जिसमें सहयोग किसके द्वारा किया जाता है, चाणक्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा किया जाता है। उन चीज़ों को हम विस्तृत रूप से और आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसको जो यूनानी लेखकों के द्वारा जो इसको चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम से भी जो संबोधित किया गया, और इसकी सबसे पहले पहचान 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है कि ये जो एंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस को दूसरा ना होकर चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये पहचान उनकी मुद्रा राक्षस में भी हमें चंद्रगुप्त के कई नाम मिलते हैं, जिसमें प्रियदर्शनी भी मिलता है अपने को, चंद्रश्री भी इसका नाम मिलता है, वृषाल भी इसका नाम मिलता है। तो इन चीज़ों का जो हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और उसके पश्चात हम आने वाली क्लास में, जो कल की क्लास में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी जाति से था। कई ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा तो इसे शूद्र बताया गया पूर्ण रूप से, उसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों के द्वारा इसे क्या कहा गया, ये क्षत्रिय जाति से था। अब ये जो प्रारंभिक जीवन के बारे में इनके द्वारा जो क्या क्या मत प्रतिपादित किए गए, उनके बारे में हम जो आने वाली क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझ तक क्या अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो आने वाली क्लास में, तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।